चलो लेट्स स्टार्ट एएस 16 बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, बोरोइंग ये भी छोटा सा एएस है, थोड़ा सा फोकस करना। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब होता है जब आप कभी भी बिजनेस में पैसा बोरो करते हो तो उससे रिलेटेड जो खर्चा करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट। एक होता है इंटरेस्ट कॉस्ट और एक होता है बोरोइंग कॉस्ट, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इंटरेस्ट का मतलब होता है जितना पैसा आपने बोरो किया है उसके ऊपर एवरी मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली जो आप इंटरेस्ट पे करोगे उसको हम इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है पैसा बोरो करने के लिए जो जो खर्चे आपने किए हैं वो सारा तुम्हारा कॉस्ट का पार्ट बनेगा। दैट इज द बोरोइंग कॉस्ट। जैसे कि जब आप बैंक के पास एक लोन बोरो करने जाते हो तब क्या होता है, बैंक को सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, सीए सर्टिफिकेशन चाहिए, लॉयर से भी कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए, तब जाके आपका लोन डिसबर्स्ड होता है। तो वो जो सीए सर्टिफिकेट है, बैंक के सर्टेन एडिशनल चार्जेस होते हैं, वो सारा मिला के भी आपका कॉस्ट ही है। दैट विल ऑल बी कंसिडर्ड एज अ बोरोइंग कॉस्ट। सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट बोरोइंग कॉस्ट नहीं होता, पैसा बोरो करने के लिए आपने जो जो खर्चा किया है वो सारा बोरोइंग कॉस्ट बनेगा। इज इट क्लियर? अब ये बोरोइंग कॉस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुझे सिखाता है एएस 16, उससे ज्यादा एएस 16 कुछ नहीं सिखाता, राइट? अब जब हम पैसा बोरो करते हैं, जब हमने पैसा बोरो किया है तो चेक करना पड़ेगा कि बोरोइंग क्या पर्पस के लिए किया है। हमने शॉर्ट पीरियड के लिए किया है या फिर लॉन्गर पीरियड के लिए किया है। इफ शॉर्ट पीरियड के लिए किया है, शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है बोरोइंग्स फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इफ 12 महीने के लिए है तो वी विल कैटेगराइज सच बोरोइंग्स अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, राइट? बट इफ हमने मोर देन 12 मंथ्स के लिए पैसा बोरो किया है देन वी विल कैटेगराइज सच बोरोइंग एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इज इट क्लियर? अब जो हमने बोरोइंग किया है वो क्या पर्पस के लिए किया है वो भी मैटर करता है। क्या आपने बोरो जो किया है एक कैपिटल एसेट बनाने के लिए किया है या फिर नॉर्मल जनरल बोरोइंग है, बिजनेस में पैसा यूज करने के लिए किया है? इफ आपने कोई बोरोइंग कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए किया है तो जब तक वो कैपिटल एसेट बन नहीं जाता, जब तक वो कैपिटल एसेट बन नहीं जाता तब तक का बोरोइंग कॉस्ट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। बट इफ आपका बोरोइंग जनरल बोरोइंग है, कोई कैपिटल एसेट बनाने के लिए नहीं है, देन वॉट एवर बी द बोरोइंग कॉस्ट such cost will be charged to profit and loss account। यानी बोरोइंग दो ही पर्पस के लिए करते हैं, एक तो कैपिटल एसेट बनाने के लिए या फिर एक नॉर्मल बिजनेस में यूज करने के लिए। इफ कैपिटल एसेट बनाने के लिए किया है तो कैपिटल एसेट जब तक नहीं बनेगा तब तक का बोरोइंग कॉस्ट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। एंड उसके बाद में एक बार एसेट बन के रेडी हो गया, उसके बाद में भी आपका इफ इंटरेस्ट खर्चा वगैरह कुछ लग रहा है then such will be charged to the profit and loss account। बट इफ आपने बोरोइंग जनरल बोरोइंग है, कोई भी कैपिटल एसेट नहीं बना रहे हो, देन सच बोरोइंग उसके ऊपर जितना भी बोरोइंग कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, दैट विल बी चार्ज टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट एंड रिलेटेड चार्जेस जैसे कि कमिटमेंट चार्जेस वगैरह, एवरीथिंग। फाइनेंस चार्जेस फॉर एक्वायर्ड एसेट एक्वायर्ड ऑन फाइनेंस लीज, अमोर्टाइजेशन लॉस ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जैसे कि आपने 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए का डिबेंचर है, 80 रुपए में इश्यू किया, तो वो 20 रुपीज जो है आपकी कंपनी के लिए तो नुकसान ही है ना, तो दैट 20 रुपीज विल ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बोरोइंग कॉस्ट। इज इट क्लियर? फिर सीए का फीस, लॉयर का फीस, वॉट एवर आपने पे किया है बोरो करने के लिए, दैट ऑल विल फॉर्म पार्ट ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट। इज इट क्लियर? फिर एक होता है फॉरेन बोरोइंग्स। हम क्या करते हैं, फॉरेन से भी पैसा बोरो करते हैं। फॉरेन बोरोइंग्स के लिए एएस 16 थोड़ा अलग सा कहानी बोलता है, थोड़ी देर में बताता हूं मैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या क्या ये समझ में आ गया, बोरोइंग कॉस्ट क्या है, मतलब वो सारा खर्चा जो मैंने पैसा बोरो करने के लिए किया है। अब बोरोइंग कॉस्ट तो पता कर लिया, अब इसका करना क्या है, या तो एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है या फिर पीएनएल में चार्ज करना है, बस ये दो ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा अपना। इफ एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है तो चेक करना पड़ेगा कि हमने कैपिटल एसेट बनाने के लिए कितना पैसा यूज किया है।
इफ स्पेसिफिक बोरोइंग है, सपोज मुझे एक बिल्डिंग बनाना है और वो बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने एक लोन लिया है, तो 50 लाख का लोन लिया, मुझे बिल्डिंग बनाना था, ठीक है, लोन का पीरियड है 10 इयर्स, 5 साल में मैंने बिल्डिंग बना के रेडी कर दिया, तो 50 लाख का लोन पे फॉर द फर्स्ट 5 ईयर जितना इंटरेस्ट मैंने पे किया होगा, जितना इंटरेस्ट मैंने पे किया होगा, दैट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, दैट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। इज इट क्लियर? लेकिन वंस द बिल्डिंग इज रेडी, उसके बाद बैलेंस 5 इयर्स के लिए जितना मैंने इंटरेस्ट पे किया होगा, दैट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इजी हो जाता है जब हमें पता है स्पेसिफिक बोरोइंग है। बट प्रॉब्लम आता है जनरल बोरोइंग के केस में। जनरल बोरोइंग है बट वो बोरोइंग्स का पैसा आपने कैपिटल एसेट बनाने के लिए भी यूज किया है और वो पैसा आपने जनरली बिजनेस में भी यूज किया है। उस कंडीशन में हमें पता नहीं होता कि कितना पैसा किधर यूज किया है। सो टू कितना बोरोइंग कॉस्ट हमें कैपिटलाइज करना है, उसके लिए भी कैलकुलेट द कैपिटलाइजेशन रेट। अब ये कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकलता है? टोटल इंटरेस्ट ऑन ऑल द जनरल बोरोइंग्स, टोटल इंटरेस्ट ऑन ऑल द जनरल बोरोइंग्स डिवाइडेड बाय टोटल लोन इंक्लूडिंग द जनरल बोरोइंग्स। जितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जनरल लोन था उन सबको ऐड कर दो एंड जितना टोटल इंटरेस्ट पूरे साल भर में आप पे कर रहे हो उससे डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा कैपिटलाइजेशन रेट। एंड उस रेट से हम लोग कैपिटलाइज कर देगा स्पेसिफिक एसेट, यानी जो कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए हमने बनाया। अब कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या? कैपिटल एसेट्स मतलब एसेट्स विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट। एक होता है क्वालिफाइंग एसेट्स और एक होता है नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स। क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब है जिस एसेट्स को बनने में समय लगता है, राइट? अब ये समय कितना? इट कैन बी 3 to 5 months, 1 year, 2 year, 3 year, 5 year, 10 year, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस। एंड नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है? जो एसेट्स बना बनाया है, हमें तो बस यूज करना है, बना बनाया अपन खरीदता है और बिजनेस में यूज करता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन क्वालिफाइड एसेट। इज इट क्लियर? इफ आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए पैसा बोरो किया है तो उसको हम लोग उसकी एसेट की कॉस्ट में ऐड करेगा। बट इफ नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए पैसा बोरो किया है, देन इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? एंड वन मोर थिंग, यदि आपने कोई स्पेसिफिक बोरोइंग किया है, स्पेसिफिक बोरोइंग किया है, सपोज बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए आपने कुछ बोरो किया, उस पे जो बोरोइंग कॉस्ट है, उस पे जो बोरोइंग कॉस्ट लगा है वो रिड्यूस हो जाएगा इफ आपने कोई भी इंसिडेंटल इनकम अर्न किया है, टेम्पररी इनकम आपने उस बोरोइंग के पैसे से अर्न किया। लेट्स से अज्यूम मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए 50 लाख रुपए का लोन लिया, राइट? एवरी ईयर मुझे 10% का इंटरेस्ट देना है, तो 5 लाख का इंटरेस्ट मुझे पे करना है। बट जिस दिन मैंने लोन लिया उस दिन बिल्डिंग बनाना स्टार्ट नहीं किया, मैं बिल्डिंग 1 साल के बाद बना रहा हूं, तब तक तो पैसा मेरे पास आ चुका था बैंक से। मैंने उस पैसे को क्या किया? एफडी बनवा दिया, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डाल दिया। एफडी से मुझे लेट्स से अज्यूम 6% का इंटरेस्ट मिला, 6% का इंटरेस्ट मिला, मतलब 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो ये मेरा टेम्पररी इनकम है। दिस टेम्पररी इनकम विल रिड्यूस माई बोरोइंग कॉस्ट। पूरे साल भर का इंटरेस्ट था 5 लाख, 3 लाख का तो क्या हो गया, एफडी से इंटरेस्ट कमा लिया मैंने, तो माई बोरोइंग कॉस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी 2 लाख रुपीज। आई बात समझ में? तो कोई भी बोरोइंग से यदि आप टेम्पररी इनकम अर्न करते हो, दैट टेम्पररी इनकम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट इटसेल्फ। इज इट क्लियर? क्वालिफाइंग एसेट समझ में आया? कोई भी एक ऐसा एसेट जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है बनने के लिए, उसको हम लोग क्वालिफाइंग एसेट्स बोलते हैं। नॉर्मली 12 महीना या उससे ज्यादा को क्वालिफाइंग एसेट्स बोला गया है, बट इट कैन बी लोअर देन दैट डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ द एसेट। इज इट क्लियर? एग्जांपल्स बताइए क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग का, कि एयरक्राफ्ट, बिल्डिंग, दारू, ब्रिज, डैम्स, ये सब क्या है? समय लगता है इनको बनने में। लेकिन नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स बना बनाया, मशीन बना बनाया खरीदते हम लोग, व्हीकल्स,
शेयर्स वगैरह में जो इन्वेस्ट करते हैं, ये सब क्या है हमारे लिए नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स है। इज इट क्लियर? अब बोरोइंग, यदि स्पेसिफिक बोरोइंग है क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए यदि स्पेसिफिक बोरोइंग किया है तो जितना आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं दैट विल बी कैपिटलाइज्ड टू द क्वालिफाइंग एसेट्स। लेकिन यदि जनरल बोरोइंग है, और जनरल बोरोइंग में हम लोग पता कर सकता है कि कितना अमाउंट क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए है, कितना अमाउंट हमने क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए यूज किया है, देन उसके लिए हम लोग कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। बट इफ हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकता जनरल बोरोइंग्स में से कितना पैसा हमने यूज किया है फॉर क्वालिफाइंग एसेट, देन द एंटायर बोरोइंग कॉस्ट विल बी चार्ज टू अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? And the last segment for AS16 is फॉरेन बोरोइंग्स के केस में। फॉरेन बोरोइंग्स में क्या बोलता है AS16 कि सपोज आपने फॉरेन से कोई पैसा बोरो किया है, आपने फॉरेन से कोई पैसा बोरो किया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वॉट एवर इंटरेस्ट यू आर पेइंग ऑन दैट बोरोइंग, चलो वो तो कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फॉरेन बोरोइंग्स के केस में प्रॉब्लम ये होता है ईयर एंड में एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हो जाता है। जब बोरो किया सपोज, तब डॉलर का रेट था 50 रुपए, 50 रुपए, $1.50 जब हमने बोरो किया। लेकिन इफ ईयर एंड में डॉलर का रेट 52 रुपीज हो गया तो 2 रुपए से आपका बोरोइंग्स बढ़ जाएगा ना, यानी इसको हम लोग बोलता है एक्सचेंज डिफरेंस या फिर एक्सचेंज लॉस। एंड हम लोग तो बोलेगा ये भी तो पार्ट ऑफ द बोरोइंग ही है। तो A16 क्या बोलता है, इफ जितना बोरोइंग्स आपने फॉरेन से किया उतना ही अमाउंट का बोरोइंग्स इंडिया में किया होता और इंडिया में कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ता, तो जितना इंटरेस्ट आप इंडिया में पे करते ना, मैक्सिमम उतना ही अमाउंट टोटल में कैपिटलाइज कर पाओगे, उससे ज्यादा कैपिटलाइज नहीं कर सकते। आई बात समझ में? देन एक्सचेंज एक्स्ट्रा जो लॉस होगा वो क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम कि आपका फॉरेन बोरोइंग में इंटरेस्ट हो रहा है 50 लाख का। फॉरेन बोरोइंग जो किया था उस पर पूरे साल भर के एंड में इंटरेस्ट देना है 50 लाख। क्लियर है? एंड ईयर एंड में एक्सचेंज डिफरेंस महंगा हो गया तो आपका लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गया 5 लाख से। तो हम लोग बोल रहा है कि 55 लाख को कैपिटलाइज करेंगे, बट AS16 बोल रहा है हम आपको 55 लाख कैपिटलाइज नहीं करने देंगे। पहले आप ये चेक करो जो बोरोइंग आपने फॉरेन से किया था, इफ वही बोरोइंग आपने लोकल इंडिया में लोकल करेंसी में बोरो किया होता तो उस पे इंटरेस्ट कितना देते। तो लेट्स अज्यूम इफ हमने वही अमाउंट का बोरोइंग जो फॉरेन से किया वो इंडिया में किया होता तो उस पे इंटरेस्ट होता 52 लाख, 52 लाख, राइट? तो कितना इन टोटल कैपिटलाइज करने को मिलेगा? टोटल 52 लाख ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। 50 लाख एक्चुअल इंटरेस्ट वाला बोरोइंग्स ले लो आप, और इस 5 लाख में से सिर्फ आपको 3 लाख, सिर्फ 3 लाख, सॉरी, इस 5 लाख में से सिर्फ 2 लाख का आप कैपिटलाइज कर पाओगे एंड द बैलेंस 3 lakh of exchange difference will be charged to profit and loss account as per AS11। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। तो दैट वाज योर AS16 में फंडामेंटली तो इतना ही चीज है। बस आपको क्या डिसाइड करना है कि क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए है या नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए। इफ नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए तो सीधा बोरोइंग कॉस्ट विल बी चार्ज टू P&L, बट इफ क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए है तो क्वालिफाइंग एसेट्स जब तक पुट टू यूज नहीं होता तब तक तो उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। वंस द एसेट इज रेडी टू यूज, उसके बाद जो भी बोरोइंग कॉस्ट उस पर इनकर हो रहा है दैट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? एंड स्पेसिफिक बोरोइंग है क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए, तो जितना इंटरेस्ट पे किया वो पूरा कैपिटलाइज्ड होगा जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होता।
लेकिन इफ जनरल बोरोइंग है तो जनरल बोरोइंग के केस में हम लोग को कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है, और कैपिटलाइजेशन रेट कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन ऑल द जनरल बोरोइंग्स डिवाइडेड बाय टोटल जनरल बोरोइंग्स इनटू 100, तो हम लोग को पता चल जाएगा कैपिटलाइजेशन रेट, और उस रेट से हम लोग क्या करेगा, इंटरेस्ट पार्ट कैलकुलेट करेगा एंड कैपिटलाइज करेगा। इज इट क्लियर? देन बोरोइंग कॉस्ट किस डेट से बंद हो जाएगा कैपिटलाइज्ड होना, मतलब किस डेट से आप कैपिटल एसेट्स में ऐड नहीं करोगे, जिस दिन एसेट पुट टू यूज हो जाएगा या फिर जिस दिन एसेट वर्केबल कंडीशन में आ जाएगा, उस दिन से बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड होना सीज हो जाएगा। क्लियर है? कैपिटलाइजेशन सीजेस when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use is complete. Clear? तो इतना ही था अपना बोरोइंग कॉस्ट। अब बोरोइंग कॉस्ट पे फटाफट से क्वेश्चन देखता है एंड बोरोइंग कॉस्ट को खत्म करता है। 5 क्वेश्चन है स्टडी मेट के, पांचों क्वेश्चन फटाफट कवर करके बोरोइंग कॉस्ट भी खत्म हो जाएगा। PRM Limited obtained a loan from bank for rupees 50 lakh on 30th of April X1. It was utilized as follows. अब देखो एक लोन लिया हमने बैंक से 50 लाख रुपए का, और उसको हमने यूज किया है शेड बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड मतलब टीना का जो छत होता है वो, परचेज ऑफ मशीनरी, वर्किंग कैपिटल, एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड वाज कंप्लीटेड इन मार्च, लोन लिया था अप्रैल में और शेड बनना खत्म हुआ मार्च में, मतलब ये तो क्वालिफाइंग एसेट्स हो गया, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है। मशीनरी तो बना बनाया आता है, तो नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स, और ये भी नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स है। तो यानी क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए जितना इंटरेस्ट होगा दैट विल बी कैपिटलाइज्ड, बाकी सारा पीएनएल में चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है मशीनरी वाज इंस्टॉल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन खरीदा उसी दिन इंस्टॉल हो गया, यानी मशीनरी क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है। क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स विच टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। डिलीवरी ऑफ ट्रक वाज नॉट रिसीव्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रक थोड़ी ना हम अपन इन हाउस बनाएंगे, वो बना बनाया आएगा। अब बोल रहा है टोटल इंटरेस्ट चार्ज, पूरा टोटल बोरोइंग कॉस्ट हुआ है 18 लाख इस लोन पे, तो इस 18 लाख में से कितना कैपिटलाइज करें और कितना पीएनएल में चार्ज करें वो डिसाइड करना है, राइट? अब क्या करें, 50 लाख को कहां कहां यूज किया ये तो हमें पता ही नहीं है, और एक ही टाइप का बोरोइंग है। जब एक ही टाइप का जनरल बोरोइंग होता है और आपको नहीं पता कि आपने उस बोरोइंग का अमाउंट कहां कहां यूज किया है, तो जितना अमाउंट अवेलेबल है उस रेशियो में इंटरेस्ट को बांट दो, उस रेशियो में इंटरेस्ट को बांट दो। यहां पे 70 लाख तो नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए है और 50 लाख क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए। तो इस 18 लाख को क्या करो, 50:70 यानी 5:7 का रेशियो में बांट दो। 7.5। तो 7.5 लाख तो क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। 18 लाख में से 7.5 लाख का इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, और बाकी जो है 10.5 लाख दैट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, X Limited began construction of a new building on 1st January X1। सर हाँ, यहाँ पे जो कैपिटलाइज बोल रहे हैं वो मतलब जो उतना जो खर्चा 50 है उसके अंदर वो जुड़ जाएगा मतलब ना, हाँ, 7.5। 7.5 लाख इसमें ऐड कर देगा। ओके ठीक है समझ। X Limited began construction of a new building on 1st of January X1. It obtained rupees 1 lakh special loan to finance the construction. 1 लाख तो स्पेशली हमने बिल्डिंग बनाने के लिए लिया है, एंड बिल्डिंग इज ए क्वालिफाइंग एसेट। On 1st January X1 at an interest rate of 10%, 1 लाख तो स्पेसिफिकली हमने बिल्डिंग बनाने के लिए लिया है, और कंपनी के पास दो तरह का जनरल बोरोइंग था, एक 5 लाख का और एक 9 लाख का। 5 लाख पे इंटरेस्ट देना है 11% और 9 लाख पे इंटरेस्ट देना है 13 लाख का, तो दो तरह का जनरल बोरोइंग है। क्लियर है?
अब हमें ये डिसाइड करना है कि बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, कॉस्ट पता करना है आपको। तो बिल्डिंग में जनवरी में आपने कॉस्ट लगाया 2 लाख का, तो सबसे पहले तो हम जनरल बोरोइंग तो यूज करेंगे नहीं, स्पेशल बोरोइंग जो था वही यूज किया होगा। तो इस 2 लाख में 1 लाख रुपए तो पूरा स्पेसिफिक बोरोइंग यूज किया है, और बाकी 1 लाख हमने जनरल बोरोइंग से यूज किया होगा। क्लियर है? तो स्पेसिफिक बोरोइंग में जनवरी से लेके ईयर एंड तक पूरा 1 साल का इंटरेस्ट हमने पे किया है, वो तो क्या होगा, पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा बोरोइंग कॉस्ट। लेकिन जो ये जनरल 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 लोन वाला जो यूज किया होगा 1 लाख, अब वो ये वाला किया या ये वाला किया ये तो हमें पता ही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट अलग अलग निकालो। 5 लाख पे 11%, 55,000, 9 लाख का 13%, 1,17,000। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट हो गया 1,72,000, एंड टोटल जनरल बोरोइंग है 14 लाख। तो कैपिटलाइजेशन रेट हो गया 12.2857%। ये हमारा कैपिटलाइजेशन रेट है। तो जो जनवरी में जनरल बोरोइंग से जो यूज किया था वो तो जनवरी में यूज किया, तो इस 1 लाख पे 12.2857% से जो इंटरेस्ट बनेगा वो कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अप्रैल में आपने 2,50,000 रुपीज यूज किया, अप्रैल में 2,50,000 यूज किया, ये तो प्योरली जनरल बोरोइंग से किया होगा, तो अप्रैल में यूज किया है ना। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस 2,50,000 पे 12.2857% फॉर 9 मंथ्स जो इंटरेस्ट आएगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट है 4.5 लाख यूज किया हमने जुलाई में, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी कैपिटलाइज्ड, that will be calculated at the rate 12.2857%। एंड देन दिसंबर में जो यूज किया 1,20,000 यानी 1 महीने का इंटरेस्ट वो कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, इधर होगा इंटू 12.2857 इंटू 6/12, जो भी आएगा वो कैपिटलाइज्ड, और इधर होगा 1 महीने का, जो भी इंटरेस्ट आएगा वो कैपिटलाइज्ड हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करके। तो ये सब इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा, प्लस ये तो ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड ही है। क्लियर है यहां तक? तो आपको बस लास्ट में क्या करना है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना खर्चा किया और जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज कर देना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर है? Next, the company has obtained an institutional term loan of 580 lakh for modernization and renovation of its plant and machinery. Plant and machinery acquired under the modernization scheme and installation completed on 31st March amounted to 40 lakh. Rupees 58 lakh has been advanced to supplier for additional asset, and the balance loan of this has been utilized for working capital purpose. The accountant is on dilemma as to how to account for the total interest incurred during X1 X2। बोलते 580 लाख का लोन था, उसमें से 406 लाख का तो रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एंड रिनोवेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में यूज किया 406 लाख, एंड सप्लायर को दिया एक नया एसेट खरीदने के लिए 58 लाख, बाकी वर्किंग कैपिटल में आपने यूज कर लिया 116 लाख। तो बोलता है टोटल इंटरेस्ट पे किया है 52.20 लाख। इसको हम क्या करें, तो इफ हम ये माने कि मॉडर्नाइजेशन एंड रिनोवेशन ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी इज अ क्वालिफाइंग एसेट,
और ये तो नॉन क्वालिफाइंग है, बना बना आएगा। ये नॉन क्वालिफाइंग होता है वर्किंग कैपिटल, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। तो जितना क्वालिफाइंग एसेट्स वाला इंटरेस्ट होगा वो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड। सो दिस 52.20 lakh विल बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ क्वालिफाइंग इज टू नॉन क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग है 406 लाख और नॉन क्वालिफाइंग हो गया तुम्हारा 174 लाख। तो 406 लाख के लिए जो आपने इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर्ड किया होगा, यानी अपोर्शन करेंगे 52.20 डिवाइडेड बाय 580 इंटू 406 लाख, तो दिस अमाउंट विल बी कैपिटलाइज्ड, यानी 36.54 लाख हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, और बाकी जो भी इंटरेस्ट है दैट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, बट यदि आप लोग ये सोचो कि मॉडर्नाइजेशन एंड रिनोवेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है, तो सारा का सारा इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज सर इट तो हम क्लियर? लोग को इसका एजम्पशन लिखना पड़ेगा क्या कि हमने अज्यूम किया है? हाँ, एजम्पशन लिखना पड़ेगा कि हमने ये माना है कि ये क्वालिफाइंग एसेट है। ओके। नेक्स्ट, Take Limited has borrowed 30 lakh from the State Bank of India during the financial year X1 X2. The borrowing are used to invest in shares of Give Limited. Take Limited एक कंपनी है, उसने 30 लाख रुपए एसबीआई से बोरो किया। क्यों बोरो किया? ताकि वो गिव लिमिटेड के शेयर्स खरीद सके। उस 30 लाख से उसने गिव लिमिटेड के शेयर्स खरीदे, जो गिव लिमिटेड उसकी सब्सिडियरी कंपनी है। अब वो सब्सिडियरी कंपनी के पास पैसा चला गया, अब वो सब्सिडियरी कंपनी एक नए प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है और जिसका टोटल खर्चा लगने वाला है 50 लाख, एंड दिस प्रोजेक्ट इज ए क्वालिफाइंग एसेट। तो एज ऑन 31st March X2, since the said project was not complete, the director of Take Limited resolved to capitalize the interest accruing on borrowings amounting to 4 lakh and add it to the cost of investment. सर शेयर को क्वालिफाइंग एसेट थोड़ी होता है। यस, इन्वेस्ट अब उसने क्या किया, गिव लिमिटेड के शेयर्स खरीदे और गिव लिमिटेड उस पैसे से क्वालिफाइंग एसेट बना रहा है। तो बोरोइंग्स तो टेक लिमिटेड के बुक्स में है और उसने ये पैसा शेयर्स खरीदने के लिए यूज किया, ना कि क्वालिफाइंग एसेट्स खरीदने के लिए, बनाने के लिए। एंड शेयर्स इज ए नॉन क्वालिफाइंग एसेट, हेंस द एंटायर इंटरेस्ट पेड बाय टेक लिमिटेड विल बी चार्ज्ड एज रेवेन्यू, will be debited to profit and loss account, not added to the cost of investment. कैपिटलाइज नहीं होगा, पीएनएल में चार्ज होगा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, on 1st of April X1, Amazing Construction Limited obtained a loan of 32 crores to be utilized as under। 32 करोड़ का लोन लिया, कहां कहां यूज करेगा? Construction of sea link across 2 cities. Work was held up totally for a month during the year due to high water level. ठीक है, रोक के रखा है, लेकिन सी लिंक का काम करने के लिए ये तो क्वालिफाइंग एसेट हुआ। परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरीज, ये तो बना बनाया आएगा, तो नॉन क्वालिफाइंग एसेट है। वर्किंग कैपिटल नॉन क्वालिफाइंग एसेट, व्हीकल नॉन क्वालिफाइंग एसेट, एडवांस फॉर टूल्स क्रेन्स, ये तो बने बनाए आएंगे, नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स। टेक्निकल नो हाउ, इंटेंजिबल एसेट्स होता है, नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स। तो इसका मतलब इतना पैसा उसने नॉन क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज किया। टोटल करे तो कितना आ गया, 3 + 2 + 0.5.51, 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ तो उसने नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए यूज किया और 25 करोड़ क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए उसने यूज किया है। टोटल इंटरेस्ट पे किया 80 लाख। तो क्या करें, एक ही टाइप का बोरोइंग है। दिस 80 लाख विल बी अपोर्शन इन द रेशियो 32:7। तो कितना अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगा, 80 लाख डिवाइडेड बाय 39 इंटू 32, यानी 65,64,103 रुपीज। 65,64,103 रुपीज, इतना तो कैपिटलाइज्ड होगा और बाकी पीएनएल में चार्ज करेंगे। जो क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए हुआ है
उस रेशियो का तो हम लोग क्या करेगा, कैपिटलाइज करेगा, और जो नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए उसको हम लोग पीएनएल में चार्ज करेगा। इज इट क्लियर? दैट वाज योर AS 16 बोरोइंग कॉस्ट। आप लोग आराम से, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर ऑल द क्वेश्चंस, स्टिल आप रिवाइज करो, आपको कोई भी डाउट रहे तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, मैसेज कर लेना या कुछ भी कर देना, ठीक है। नेक्स्ट फिर और एक एज स्टार्ट करता है हम लोग। AS 16 इतना ही था।